झुंझुनू में पिलानी थाने के एक सफाई कर्मचारी के लिए उसकी बेटी की शादी का मौका उस समय खास बन गया जब पूरा थाना ही उसका परिवार बन गया। इतना ही नहीं, सामान्य से आर्थिक स्थिति वाले सफाई कर्मी नंदलाल की बेटी पूजा की शादी में उनके थाने के पुलिस वालों ने आपसी सहयोग कर मायरा भी भरा। पिलानी थाना के पुलिस वालों ने आपसी सहयोग कर 61,101 रुपए की राशि के साथ साथ सोने और चांदी के जेवर भी पूजा के मायरे में भेंट किए। पुलिस वालों के सहयोग पर सफाई कर्मी नंदलाल का कहना था कि वो थाने में सफाई का काम करता है, लेकिन इतने बड़े अधिकारियों का उनसे और उनके परिवार से इतना प्रेम होगा वो सोच भी नहीं सकते। तो समस्त स्टाफ ने अपनी अपनी राय देती हुए सहमति जताई कि साहब नंदू जी जो लंबे समय से थाने में सफाई कर रहे हैं और हमारा उसके परिवार से बच्चों से अच्छा लगाव है। कुछ स्टाफ पहले पूर्व में रह चुका, जिनका स्थानांतरण हो चुका, कुछ वर्तमान में है, तो ये तो एक प्रक्रिया आते जाते रहते हैं, लेकिन नंदू जी के परिवार से हमारे थाने के प्रत्येक कर्मचारी का लगाव है। दौसा में राज्य स्तरीय 65वीं माध्यमिक और उच्च माध्यमिक विद्यालय छात्रा बैडमिंटन प्रतियोगिता का आयोजन किया जा रहा है। इस प्रतियोगिता में प्रदेश के सभी 33 जिलों की करीब 320 खिलाड़ी हिस्सा ले रही हैं और यहां आई हर खिलाड़ी अपने प्रदर्शन से फाइनल में पहुंचने की जद्दोजहद कर रही है। सोमवार को शुरू हुए 65वीं माध्यमिक और उच्च माध्यमिक विद्यालय छात्रा बैडमिंटन प्रतियोगिता के सभी लीग मैच खत्म हो गए हैं और अब सेमीफाइनल की जंग चल रही है। हालांकि अभी सिंगल्स में खिलाड़ियों के पास सेमीफाइनल में पहुंचने का मौका बाकी है। ये 65वीं राज्य स्तरीय बैडमिंटन खेलकूद प्रतियोगिता 17 वर्ष और 19 वर्ष छात्राओं की हो रही है और 15 तारीख से स्टार्ट हुई, 20 तक इसको होना है। बैडमिंटन के 17 19 के लगभग मान के चलते हैं कि फर्स्ट राउंड के मैचेस सभी कंप्लीट हो चुके हैं। जो टीमें हार गई हैं वो नॉकआउट सिस्टम के कारण बाहर जाएंगी अपने अपने। इंडिविजुअल में हमको जिसको भी खिलाना होगा उस खिलाड़ी को एक को बाद में चांस मौका दिया जाएगा। रियासत काल में पनपी और राजा रजवाड़ों की बदौलत दुनिया भर में पहचान कायम करने वाली बीकानेर की उस्ता कला फिर से जीवंत होने लगी है। इस कला की बारीकी को जानने वाले बीकानेर में अंगुलियों पर गिनने लायक ही उस्ता कलाकार बचे हैं। वो अगली पीढ़ी में इस कला को हस्तांतरित कर रहे हैं, लेकिन अब दुनिया भर से इस कला को सीखने वाले बीकानेर आने लगे हैं। देश भर के कई राज्यों से युवा इन दिनों बीकानेर में रहकर उस्ता कला सीख रहे हैं। हम लोग यहाँ पे उस्ता कला सीखना है अजमल उस्ताद से। जूनागढ़ फोर्ट में आपका शीश महल है, फूल महल है, वहाँ पे काफ़ी उस्ता आर्ट की नक्काशी हुई है पूरे दीवारों पे। और वहाँ स्टेट म्यूजियम में वहाँ पे आपका पूरा बड़ी बड़ी फ्रेम्स लगे हुए हैं उस्ता आर्ट के। बीकानेर के किले हवेलियों में आज भी उस्ता कला की कृतियां और दीवारों पर चित्रकारी इस कला की उत्कृष्टता की छाप छोड़ती है। यहाँ उस्ता कला सीखने आने वाले युवा उस्ताद से कला की बारीकी सीखने के साथ इन किले हवेलियों में कला के इतिहास को जानने और समझने की कोशिश भी करते हैं। तो एक साथ मिला है वहाँ से कॉलेज से, और कॉलेज वालों ने आर्ट क्षेत्र के अंदर है ये बीकानेर कर दिया। सब ये लुप्त होती है उस्ता कला को पुनर्जीवित किया जाना चाहिए। शेखावाटी में सर्दी का असर लगातार बढ़ता जा रहा है। सीकर के फतेहपुर में बुधवार की सुबह न्यूनतम तापमान जमाव बिंदु की ओर लुढ़क गया। फतेहपुर कृषि अनुसंधान केंद्र में न्यूनतम तापमान 2.7 डिग्री दर्ज किया गया है। बताया जा रहा है कि उत्तरी हवाओं के साथ गिरे तापमान से अंचल में अचानक बढ़ी सर्दी से लोग परेशान होने लगे हैं और आलम यह है कि जगह जगह लोग आग सेंकते नजर आने लगे हैं। सीकर जिले में सर्दी का असर लगातार बढ़ता जा रहा है। जिले के फतेहपुर मौसम केंद्र पर आज सुबह का तापमान 2.8 डिग्री दर्ज किया गया है, जो इस सीजन में अब तक का सबसे कम तापमान है। यानी कि आज की जो रात थी वो इस सीजन में सबसे ठंडी रात। मौसम विभाग ने प्रदेश के पूर्वी भागों में मावठ की संभावना भी जाहिर की है। साथ ही शेखावाटी में 2 दिन से हवाओं की दिशा उत्तरी होने से तापमान में गिरावट आती जा रही है। यहाँ हवाओं की रफ्तार भले ही कम हो, लेकिन बर्फीले इलाकों से आ रही हवाओं की वजह से दिन में भी ठिठुरन बढ़ती जा रही है। मौसम विभाग के अनुसार 18 से 20 नवंबर के बीच पूर्वी राजस्थान के कई जिलों में बारिश के आसार हैं। ऐसे में बरसात के बाद मौसम साफ होने से प्रदेश के तापमान में फिर 2 से 3 डिग्री की गिरावट होगी। और अब देख लेते हैं कुछ अन्य राज्यों की खबरें।
के अध्यक्ष बंडी संजय कुमार को विरोध का सामना करना पड़ा। बंडी संजय कुमार के कार्यक्रम की जानकारी टीआरएस कार्यकर्ताओं को जैसे ही मिली, वो काले झंडे लेकर बीजेपी नेता का विरोध करने पहुंच गए और दोनों दलों के कार्यकर्ता आमने सामने हो गए। इतना ही नहीं, टीआरएस के कार्यकर्ताओं ने बीजेपी नेता बंडी संजय कुमार के विरोध में नारेबाजी शुरू कर दी। धीरे धीरे माहौल गरमाने लगा तो टीआरएस कार्यकर्ताओं को रोकने के लिए पुलिस को आगे आने पड़ा। इस बीच माहौल बिगड़ता चला गया और कुछ ही देर में दोनों तरफ से पथराव शुरू हो गया। इस पथराव में दोनों तरफ के कुछ लोग घायल हो गए और कई गाड़ियों को भी नुकसान पहुंचा। माहौल जब बेकाबू होने लगा और हिंसा शुरू हो गई तो पुलिस सख्ती पर उतर आई और उत्पात पर उतारू कई कार्यकर्ताओं को खदेड़ने के लिए बल प्रयोग करना पड़ा। धान बिक्री केंद्र पहुंचे बीजेपी के नेता बंडी संजय कुमार ने आरोप लगाया कि राज्य सरकार सभी किसानों से धान खरीदने के वादे से मुकर गई और किसानों को गुमराह करने के लिए इसका ठीकरा केंद्र सरकार पर फोड़ दिया, जो गलत है। चूंकि तेलंगाना में एमएलसी चुनाव की वजह से आचार संहिता लागू है, इसलिए बिना इजाजत धान बिक्री केंद्र पर पुलिस ने बंडी संजय कुमार के खिलाफ केस दर्ज कर लिया, जबकि हंगामा करने के आरोप में टीआरएस कार्यकर्ताओं के खिलाफ भी मुकदमा दर्ज किया गया। उत्तर प्रदेश के मेरठ से डरा देने वाली तस्वीरें सामने आई। वहां आपसी झगड़े के बाद दो पक्षों ने बीच बाजार में पथराव शुरू कर दिया। इस घटना से पूरे इलाके में दहशत का माहौल बन गया। आरोप है कि वो लोग शराब के नशे में थे और उन्होंने अचानक बीच बाजार में ही एक दूसरे पर पत्थर फेंकने शुरू कर दिए। खास बात यह है कि हंगामा करने वालों में कुछ महिलाएं भी नजर आई। इनके पास आपसी झगड़े का खामियाजा आसपास की कुछ दुकानों और गाड़ियों को भुगतना पड़ा। यही नहीं, पथराव करने वाले कुछ लोग तो दुकानों में घुसकर भी हंगामा करते दिखाई दिए। हालांकि थोड़ी ही देर में पुलिस वहां पहुंच गई, जिसके बाद वो लोग इधर उधर भागते दिखे, लेकिन पुलिस वालों ने उन्हें भागने का मौका नहीं दिया। पुलिस ने दौड़ा कर पीटने के बाद उनमें से कुछ लोगों को हिरासत में लिया, तब जाकर यह हंगामा शांत हो सका। दरअसल बात यह है कि मेरठ में दिल्ली रोड पर सरधना की जागीरदार समरू बेगम के आने जाने के लिए करीब 250 साल पहले एक पुल बनाया गया था और उसी के आसपास का इलाका बेगम पुल कहा जाता है, जो अब फुटपाथ पर रहने वालों का अड्डा बन चुका है, जो शराब पीकर अक्सर आपस में मारपीट करते हैं, जिसका खामियाजा राहगीरों को भुगतना पड़ता है। उत्तर प्रदेश के मुरादाबाद से एक चौंकाने वाला वीडियो सामने आया। वहां मोटरसाइकिल सवार बदमाशों ने बाजार में सरेआम फायरिंग कर दहशत फैला दी। आरोप है कि नशे में धुत बदमाश कारोबारियों को अवैध वसूली के लिए धमकाने पहुंचे थे, लेकिन बाजार में पहुंचकर उन्होंने हवा में गोली चलानी शुरू कर दी। खास बात यह है कि इस वारदात का वीडियो भी सामने आया है, जिसमें मोटरसाइकिल पर सवार 3 बदमाश बाजार में पहुंचते हैं। फिर मोटरसाइकिल चला रहे बदमाश ने गहनों की एक दुकान के आगे गाड़ी रोकी, जिसके बाद जेब से पिस्टल निकालकर गोली भरने लगा। पिस्टल लोड करने के बाद उसने हवा में फायर कर दिया। इस दौरान पीछे बैठे उसके साथी कारोबारियों को धमकाते नजर आए। गोली चलाने के बाद उसने मोटरसाइकिल आगे बढ़ा दी, लेकिन बैलेंस बिगड़ने से पीछे बैठे उसके दोनों साथी सड़क पर ही गिर पड़े। इसके बाद वो फिर उठे और पिस्टल में गोली भरकर दोबारा फायर करने की कोशिश करने लगे। काफी देर तक हंगामा करने के बाद वो वहां से भाग निकले। जानकारी मिलने पर पुलिस भी वहां पहुंची और कार्रवाई करते हुए एक बदमाश को दबोचा, साथ ही उनकी मोटरसाइकिल को भी जब्त किया। गुजरात के अहमदाबाद में नगर निगम की ओर से सड़कों के किनारे लगने वाले नॉनवेज यानी मांसाहारी खाने के ठेलों को हटाने का काम शुरू होते ही वहां इसका विरोध भी शुरू हो गया। दरअसल अहमदाबाद के नगर निगम ने कुछ दिन पहले सड़कों के साथ स्कूल, कॉलेज सहित धार्मिक स्थानों के 100 मीटर के दायरे से ऐसे ठेलों को हटाने का ऐलान किया था। इसी ऐलान के मुताबिक निगम के लोग सड़कों पर अवैध कब्जा करने वाले इन ठेलों को हटाने की मुहिम शुरू की और नॉनवेज खाने का सामान बेचने वाले कई ठेले सड़कों से उठा लिए गए। निगम की कार्रवाई का असर जिन ठेले वालों पर पड़ा, उन्हें जब कोई रास्ता नहीं सूझा तो विरोध प्रदर्शन पर उतर पड़े। नगर निगम की ओर से जब फैसला लिया गया तो उसका विरोध करने के लिए जो छोटे छोटे व्यापारी हैं, जो अपना घर का गुजारा करते हैं ठेला चलाकर, वो आज विरोध करने यहाँ पर उतरे हैं। प्रदर्शनकारियों ने कारोबार चलाने के लिए निगम और सरकार से वैकल्पिक जगह देने की मांग की और ऐसा नहीं करने पर फैसले के खिलाफ कोर्ट जाने की धमकी दी। मौका मिला तो कांग्रेस ने भी उनके शासन में बनाई गई नीति को लागू करने की मांग कर डाली। गरीब लोगों के लिए स्ट्रीट वेंडर पॉलिसी जो कांग्रेस के शासन में आज तक क्यों नगर निगम लगा नहीं रही है? कांग्रेस ने निगम के फैसले को राज्य के मुख्य मुद्दों से लोगों का ध्यान हटाने की साजिश। श्री गुरु नानक देव जी के पर्व से पहले ही सिख श्रद्धालुओं को केंद्र सरकार की ओर से बड़ा तोहफा मिला है। दरअसल केंद्र सरकार ने एक बार फिर करतारपुर कॉरिडोर खोल दिया है, जिसके बाद सिख श्रद्धालु बेहद खुश हैं और कह रहे हैं
करतारपुर कॉरिडोर खुलने से वो एक बार फिर करतारपुर साहिब गुरुद्वारा के दर्शन कर सकेंगे। बहुत ज़्यादा उत्साह है जी, बड़ी मुश्किल नाल वीज़ा मिलता, बहुत ज़्यादा खुशी है ਤੇ ਬੜੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਰਪਾ ਕੀਤੀ ਆ। ਕੁਛ ਇਹਨਾਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੇ, ਕੁਛ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਬੜਾ ਵੱਡਾ ਉਪਰਾਲਾ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇੰਨੀ ਆਪਣੇ ਸਿਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਭਾਰ ਲੈ ਕੇ ਤੇ ਇੰਨੀ ਦੁਨੀਆ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਭੇਜਣਾ ਉੱਥੇ। आपको बता दें कि मार्च 2020 में कोरोना वायरस संक्रमण को देखते हुए करतारपुर कॉरिडोर को बंद कर दिया गया था। कुछ दिन पहले पाकिस्तान ने अपनी तरफ कॉरिडोर खोल दिया था और अब भारत सरकार के फैसले से सिख श्रद्धालु गदगद हैं। केंद्र सरकार ने करतारपुर गुरुद्वारा जाने वालों के लिए कुछ शर्तें भी रखी हैं, जिसमें सबसे अहम है कोविड प्रोटोकॉल का पालन करना। इस प्रोटोकॉल के तहत उन लोगों को ही वहां जाने की अनुमति मिलेगी जिनको वैक्सीन की दोनों डोज लग चुकी होंगी और जिनके पास RT-PCR नेगेटिव रिपोर्ट हो, वो भी 72 घंटे से ज्यादा पुरानी ना हो। प्रदूषण की वजह से दिल्ली का हाल बेहाल है और इस हालत में उन लोगों को सबसे ज्यादा परेशानी हो रही है जो ठेला लगाकर या फुटपाथ पर अपना सामान बेचकर गुजर बसर करते हैं। प्रदूषण की वजह से आम लोगों ने बाहर खाना खाना छोड़ दिया है। ठेले पर जो लोग खाना बेचते हैं उनके ठेले पर कोई नहीं आ रहा। ऐसा ही हाल सड़क किनारे ढाबा चलाने वालों का भी है, उनके भी पेट पर प्रदूषण की चोट पड़ी है। दरअसल कमीशन फॉर एयर क्वालिटी मॉनिटरिंग ने दिल्ली NCR में अगले आदेश तक सभी स्कूल, कॉलेज, शिक्षण संस्थानों को बंद करने के निर्देश दिए हैं। साथ ही दिल्ली NCR में 50% स्टाफ वर्क फ्रॉम होम मोड में काम कर रहा है। इतना ही नहीं, दिल्ली में बाहर से आने वाले ट्रकों की एंट्री पर भी रोक लगी है और इन सबका असर स्ट्रीट वेंडर्स और ठेले वालों के रोजगार पर पड़ रहा है। दिल्ली से आई इन तस्वीरों में इजराइल की जो टीम नजर आ रही है, दरअसल वो टीम गैर सरकारी संगठन खुशी और राजीव गांधी कैंसर इंस्टीट्यूट के साथ मिलकर स्लम्स में महिलाओं को स्वास्थ्य के प्रति जागरूक करने आई है। इसी कड़ी में इजराइल से आई टीम की ओर से दिल्ली के अलग अलग इलाकों में महिला स्वास्थ्य क्लिनिक का आयोजन किया जा रहा है। इस पहल का मकसद महिलाओं के स्वास्थ्य संबंधी मुद्दों के प्रति जागरूकता बढ़ाने के साथ साथ कैंसर की रोकथाम और उसका शुरुआती चरण में पता लगाना शामिल है, जो इसके प्रभावी इलाज के लिए जरूरी है। इस दौरान हेल्थ क्लिनिक में ब्लड प्रेशर, ब्लड शुगर की जांच, डॉक्टर से जांच, दवाओं का वितरण, स्त्री रोग संबंधी जांच और पैप स्मीयर टेस्ट भी किए गए। जांच करने के बाद ऐसे मरीज जिन्हें दूसरी तरह की जांच कराए जाने और जिनका ख्याल रखे जाने की जरूरत थी, उन्हें राजीव गांधी कैंसर इंस्टीट्यूट में मुफ्त जांच के लिए भेजा गया। इजराइल से आई ये टीम तेल अवीव सोरास्की मेडिकल सेंटर की है। खास बात ये है कि इस प्रतिनिधिमंडल का नेतृत्व वरिष्ठ प्रसूति एवं स्त्री रोग विशेषज्ञ डॉक्टर रोनित अलमोग कर रहे हैं और इस प्रतिनिधिमंडल में 4 सीनियर डॉक्टर्स शामिल हैं जो महिलाओं के स्वास्थ्य क्षेत्र, प्रसूति और स्त्री रोग, महिला कर्क रोग और ब्रेस्ट सर्जरी के एक्सपर्ट्स हैं। गीत संगीत आदिवासियों की आत्मा है और जब भी मौका मिलता है वो अपने रंग में रंगे नजर आने लगते हैं। कुछ ऐसा ही हुआ दिल्ली हाट में उस वक्त जब यहाँ आदि महोत्सव की शुरुआत हुई। आपको बता दें, इस आदि महोत्सव की शुरुआत आदिवासी नेता और स्वतंत्रता सेनानी बिरसा मुंडा के पोते सुखराम मुंडा ने की है। इस महोत्सव के दौरान दिल्ली हाट में आदिवासी कला, संस्कृति और उनके व्यंजनों को प्रदर्शित किया जा रहा है। इस मौके पर सुखराम ने केंद्र से आदिवासी समुदाय के सदस्यों को शिक्षित करने और उन्हें बेहतर आजीविका अर्जित करने की अपनी पहल को देश के हर कोने तक पहुंचाने का अनुरोध किया। उन्होंने आदिवासी नेता बिरसा मुंडा की जयंती को जनजातीय गौरव दिवस के रूप में मनाए जाने के केंद्र सरकार के निर्णय पर भी खुशी जताई। समारोह को संबोधित करते हुए केंद्रीय जनजातीय कार्य मंत्री अर्जुन मुंडा ने आश्वासन दिया कि उनका मंत्रालय आदिवासी समुदाय के सदस्यों को सहायता उपलब्ध कराना जारी रखेगा। आदिकाल से आदिवासियों की पहचान है, उसे अक्षुण्ण रखते हुए, समेटते हुए, संरक्षण और संवर्धन के साथ हम लगातार आगे बढ़ेंगे। श्रीनगर में इन दिनों 30वीं कश्मीर ओपन बैडमिंटन चैंपियनशिप का आयोजन किया जा रहा है। श्रीनगर के पोलो ग्राउंड के इंडोर स्टेडियम में आयोजित इस चैंपियनशिप में अलग अलग एज ग्रुप के 200 से ज्यादा खिलाड़ी हिस्सा ले रहे हैं।
बैडमिंटन एसोसिएशन ऑफ जम्मू एंड कश्मीर की ओर से आयोजित इस बैडमिंटन चैंपियनशिप का मकसद युवाओं में खेल भावना जगाना है, ताकि वो जम्मू कश्मीर के साथ साथ देश का भी नाम रोशन कर सके। बैडमिंटन एसोसिएशन ऑफ जम्मू एंड कश्मीर की इस कोशिश से यहाँ के स्टूडेंट्स काफी खुश हैं और उनका कहना है कि अपना टैलेंट दिखाने के लिए ये बेहतर मौका है। यहाँ पे आज कश्मीर ओपन बैडमिंटन चैंपियनशिप है। अगर जो लोग जीतेंगे वो स्टेट के लिए सिलेक्ट हो जाएंगे और अगर स्टेट जीता तो उसके बाद नेशनल होगा। इंडियन चैंपियनशिप हो रही है, इससे हमें बहुत अच्छा लग रहा है, इससे हमें आगे प्लेटफॉर्म भी मिलता है, इससे हम चाहते हैं इससे हम आगे भी जा सकते हैं स्टेट इंटरनेशनल लेवल पे। और मैं चाहती हूँ कि यहाँ पे सारी लड़कियाँ भी आए खेलें। जम्मू कश्मीर के अलग अलग इलाकों में महिलाओं को आर्थिक रूप से सशक्त बनाने के लिए भारतीय सेना कई तरह की मुहिम चला रही है। इसी मुहिम के तहत राजौरी की महिलाओं को भारतीय सेना की ओर से कई तरह की ट्रेनिंग दी जा रही है। इस दौरान सेना के जवान महिलाओं को उनके अधिकार और महिलाओं के लिए चल रही योजनाओं की जानकारी तो दे ही रहे हैं, साथ ही वो उनको आर्थिक रूप से मजबूत बनाने के लिए छोटे छोटे उद्योग चलाने की ट्रेनिंग भी दे रहे हैं। सेना के जवान यहाँ की महिलाओं को कपड़ों की सिलाई से लेकर उस पर कशीदेकारी की भी ट्रेनिंग दे रही हैं। भारतीय सेना यहाँ महिलाओं को रोजगार और कल्याणकारी योजनाएं, मसलन तेजस्विनी योजना, एकीकृत सामाजिक सुरक्षा योजना, लाडली बेटी योजना, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ की भी जानकारी दे रही हैं। सेना की इस ट्रेनिंग की यहाँ की महिलाएं खूब तारीफ कर रही हैं और कह रही हैं इस ट्रेनिंग से उनके जीवन में बड़ा बदलाव आने वाला है। डायरेक्ट में सेंटर में सीखने के लिए हमें बहुत शुक्रिया अदा है हमारे अपने मैम पर। हमारी मैम हमें सिखाती हैं, गब्बे भी लाती हैं। जब भी पुंछ में गीत संगीत की महफिल सजती है, पूरा का पूरा माहौल रंगीन हो जाता है। स्थानीय कलाकार जब लोक गीतों का जादू बिखेरते हैं तो जन्नत की फिजा और भी हसीन हो जाती है। जम्मू कश्मीर के पुंछ में इस रंगारंग कार्यक्रम का आयोजन भारतीय सेना की ओर से किया गया। खास बात यह है कि इस कार्यक्रम में स्थानीय कलाकारों को अपना हुनर दिखाने का मौका दिया गया। दरअसल 22 नवंबर को पुंछ लिंकअप डे का आयोजन होना है और उसके पहले सेना की ओर से स्थानीय कलाकारों को अपना टैलेंट दिखाने के लिए अलग अलग मंच मुहैया करवाए जा रहे हैं। भारतीय सेना की इस पहल का यहाँ के लोग जमकर तारीफ कर रहे हैं और कह रहे हैं स्थानीय कलाकारों को जो मंच मिल रहा है उसकी वजह से उन्हें आगे बढ़ने का बेहतरीन मौका मिल रहा है। ये लेह की संगीत संस्कृति है जिसमें हर कोई खो जाना चाहता है, जिसके सुरताल में हर कोई बंध जाना चाहता है, जिसके महफिल में आना दुनिया भर के लोगों का ख्वाब होता है। लेह में इस संगीत कार्यक्रम का आयोजन लद्दाख अकेडमी ऑफ आर्ट एंड कल्चर की ओर से किया गया, जिसमें स्थानीय कलाकारों ने अपनी कला से दर्शकों का दिल जीत लिया। आपको बता दें इस कार्यक्रम का आयोजन मशहूर लोक गायक मिस्टर पुंचक के सम्मान में आयोजित किया गया था। इस प्रोग्राम का मकसद ये है कि आने वाले जनरेशन को एक कल्चर, जो ट्रेडिशन और जो नॉलेज लद्दाख के म्यूज़िक के बारे में यहाँ के पूर्वजों के पास है, वो जनरेशन टू जनरेशन एक शिफ्ट हो। यहाँ के एक लेजेंडरी सिंगर एंड कंपोज़र पुंचक राव करके यहाँ पे हुए थे स्पितुक में, तो उनको एक ट्रिब्यूट पेश करना, क्योंकि इन्होंने लद्दाख के समाज में लद्दाख के गीत को लेके, लोकगीत को लेके, संगीत को लेके इनका बहुत बड़ा योगदान इन्होंने दिया था। बेहद खास और दिल को सुकून पहुंचाने वाली है ये तस्वीरें। 5-5 बच्चे अपनी माँ से लिपटे पड़े हैं और ये शेरनी भी अपने बच्चों को बड़े प्यार से पास लिए बैठी है। ये तस्वीरें गुजरात के जूनागढ़ स्थित सक्करबाग प्राणी उद्यान से आई हैं। सक्करबाग प्राणी उद्यान के ब्रीडिंग सेंटर में ही एक शेरनी ने 5 शावकों को जन्म दिया है।
सक्करबाग प्राणी उद्यान ने शेरनी और उसके शावकों की फुटेज जारी की है और इनकी निगरानी के लिए इनके बाड़े में सीसीटीवी कैमरे भी लगाए हैं। हाल ही में सक्करबाग प्राणी संग्रहालय में कल रात को ही एक शेरनी ने, जिसका नाम D9 है और उसका जो फादर है वो A1 है, उनके वहाँ 5 लायन कप्स का बर्थ हुआ है और सभी खूब ही हेल्दी है। ये पहली ऐसी रेयरेस्ट घटना है कि जिसमें एक लायनेस ने 5 बच्चों को एक साथ जन्म दिया हो। ऐसी रेयरेस्ट जो घटनाएं होती है वो नेचर में भी कभी कभार बनती है। और अब बात कर लेते हैं इंटरनेशनल खबरों की। पोलैंड के रास्ते यूरोप में घुसने की आस में हजारों शरणार्थी एक हफ्ते बाद भी बेलारूस में पोलैंड के बॉर्डर पर डेरा डाले हुए हैं। इराक और सीरिया जैसे पश्चिमी एशिया के देशों से बेलारूस पहुंचे हजारों लोगों ने पिछले हफ्ते उसके पड़ोसी पोलैंड की सीमा पर धावा बोल दिया था, लेकिन पोलैंड की सेना ने अपनी सीमा की ऐसी किलेबंदी की कि शरणार्थी पोलैंड में घुस ही नहीं पाए। पोलैंड की सेना की कार्रवाई की वजह से बेलारूस की तरफ बॉर्डर पर ही फंसे रह गए। अब हाल ये है कि वो हजारों लोग न घर के रहे न घाट के। पोलैंड बेलारूस बॉर्डर से जो तस्वीरें सामने आई उनमें शरणार्थी सीमा पर लगी कंटीली बाड़ के बिल्कुल साथ में जमीन पर बैठे नजर आए और सामने एकदम चौकन्नी पोलैंड के हथियारबंद जवानों की फौज उन पर नजरें गड़ाए दिखी। कुछ वक्त पहले तक जो लोग पोलैंड की सेना को आंख दिखा रहे थे, ठंड ने उनकी हिम्मत ऐसी तोड़ी कि वो थक के चूर नजर आए। हार्ट कंपा देने वाली सर्दी में शरणार्थी अपने छोटे छोटे बच्चों के साथ किसी तरह खुले आसमान के नीचे गुजारा करते दिखे। ये लोग अपने अपने देशों से बेलारूस पहुंचे थे, ये सोचकर कि वहां से पोलैंड होते हुए यूरोप चले जाएंगे, लेकिन पोलैंड ने अपने यहाँ एंट्री ही नहीं दी। अफ्रीकी देश युगांडा की राजधानी कंपाला में हुए 2 धमाकों में 2 लोगों की जान चली गई, जबकि बड़ी संख्या में लोग घायल हुए। इनमें एक धमाका तो उस होटल के करीब हुआ जहां भारत के पैरा बैडमिंटन खिलाड़ियों को ठहराया गया था, जबकि दूसरा वहां के संसद के पास, जिसके बाद वहां खड़ी कई गाड़ियों में आग लग गई। सामने आई तस्वीरों में संसद परिसर के बाहर खड़ी गाड़ियां लपटों से घिरी नजर आई। धमाके के बाद हर तरफ अफरा तफरी मच गई, लोग इधर उधर भागने लगे। आनंद फानन में दमकल की गाड़ियां वहां पहुंची और आग बुझाने का काम शुरू किया। जल्दी ही सुरक्षा बल ने पूरे इलाके को अपने कब्जे में ले लिया। दूसरा धमाका उस होटल के करीब हुआ जहां भारतीय पैरा बैडमिंटन खिलाड़ी ठहरे थे। धमाके के बाद पैरा बैडमिंटन इंडिया ने भी एक वीडियो पोस्ट किया और सभी खिलाड़ियों के पूरी तरह सुरक्षित होने की जानकारी दी। हालांकि उस वीडियो में होटल के बाहर धुएं और धूल का गुबार उठता नजर आया। बताया गया कि मोटरसाइकिल सवार 2 आत्मघाती हमलावरों ने इन धमाकों को अंजाम दिया। हमले के बाद पूरे इलाके को सील कर दिया गया और धमाके की जांच शुरू कर दी गई है। यूरोपीय देश जॉर्जिया में 40 दिनों से जेल में भूख हड़ताल पर बैठे पूर्व राष्ट्रपति को बाहर निकालने के लिए उनके हजारों समर्थकों और विपक्ष के नेताओं ने फिर मोर्चा खोल दिया। पूर्व राष्ट्रपति मिखाइल साकाशविली पिछले महीने 8 साल बाद जॉर्जिया लौटे थे और लौटते ही उन्हें राष्ट्रपति रहते सत्ता के दुरुपयोग के अपराध में गिरफ्तार कर लिया गया था। तभी से वो इसे राजनीतिक गिरफ्तारी बताकर जेल में भूख हड़ताल कर रहे हैं। और इधर मिखाइल साकाशविली की सेहत की चिंता में मरे जा रहे उनके समर्थकों ने राजधानी तबिलिसी में राष्ट्रपति दफ्तर की तरफ कूच कर दिया। हाथों में झंडे और पोस्टर लेकर लोगों का हुजूम मिखाइल साकाशविली को अस्पताल में शिफ्ट करके तुरंत उनका इलाज कराने की मांग उठाता दिखा। इस दौरान प्रदर्शनकारी जोर जोर से उनके नाम के नारे लगाते नजर आए। प्रदर्शनकारियों ने आरोप लगाया कि जॉर्जिया की सरकार पूर्व राष्ट्रपति को मार देना चाहती है, इसलिए वो उन्हें अस्पताल नहीं भेज रही। ऐसे में राष्ट्रपति दफ्तर के सामने पहुंचकर साकाशविली के समर्थकों की मांग और तेज हो गई। सरकार पर ऐसा तगड़ा दबाव बनाया जा रहा है कि विपक्ष के 10 सांसदों ने भी संसद की लॉबी में ही भूख हड़ताल शुरू कर दी।